नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 46, जिसका नाम है इथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल। और ये इथिक्स हमारा जो मॉड्यूल है उसका सेकंड चैप्टर है। इसमें जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर इथिक्स किस तरह से काम करता है वो हम स्टडी करेंगे। वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीव्स एंड देयर रोल। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि वैल्यूज़ क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं और इनका क्या रोल है, किस तरह से ये काम करते हैं। तो वैल्यूज़ की अगर बात करें साथियों, तो वैल्यूज़ आर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइबल डिज़ायरेबल बिहेवियर और एन अनइंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल विच इवेल्युएट्स व्हाट इज़ एम्ब्रेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो वैल्यू जो हैं वो डिज़ायरेबल बिहेवियर हैं और एक इंटरनलाइज्ड जो पर्सन का एक प्रिंसिपल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, जिससे कि वो इवेल्युएट करता है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है। उसका जो माप तौल करने का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वैल्यूज़ होते हैं। वैल्यूज़ आर आवर मेजर्स और स्टैंडर्ड्स फॉर मेकिंग अ जजमेंट रिगार्डिंग राइट और रॉन्ग थिंग्स। तो वैल्यूज़ जो होती हैं किसी इंडिविजुअल की, जो हमारी, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ सही है या गलत है, या फिर कितनी सही है कितनी गलत है। उसका जो मेजरमेंट है वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही होता है। ट्रू वैल्यू मस्ट हैव यूनिवर्सल कमांड एंड एक्सेप्टेबिलिटी। तो सच्ची जो वैल्यू हैं, ट्रू वैल्यूज़ वही होंगी जिनकी यूनिवर्सल कमांड हो और एक्सेप्टेबिलिटी हो। यानी कि जो वैल्यूज़ सब जगह मानी जाती हैं, यूनिवर्सल हैं जो, उनको ही हम ट्रू वैल्यूज़ कहेंगे। और वैल्यूज़ के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वैल्यूज़ प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी। वैल्यूज़ आर नॉट लार्ज इन नंबर एंड वी हैव फ्यू सेलेक्टेड वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हो नंबर में, कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ आउटडू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस और पर्सन। और वैल्यू जो हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए या पर्सन के लिए नहीं होंगी, ये सेट स्टैंडर्ड्स हैं जो सभी जगह काम करेंगे। रिलेटिवली परपेचुअल होती हैं, रेजिलिएंट टू चेंज, यानी कि एक बार जो वैल्यूज़ फॉर्म हो जाती हैं आसानी से चेंज नहीं होती हैं। और ये पर्सनैलिटी के कोर में होती हैं, कोर ऑफ द पर्सनैलिटी होती हैं। और जजमेंटल एलिमेंट एक कैरी करती हैं, जिससे कि जजमेंट किया जाता है राइट और रॉन्ग का। वैल्यूज़ हैव कंटेंट अलॉन्ग विद स्ट्रेंथ एंड डिस्टिंक्टिव फीचर। तो वैल्यूज़ में कंटेंट है और स्ट्रेंथ है और साथ ही डिस्टिंक्टिव फीचर्स इनके होते हैं। और वैल्यूज़ का क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो मेनली ब्रॉडली दो कैटेगरी में वैल्यू को क्लासिफाई करते हैं। पहला है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब है अल्टीमेट गोल विच वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ टाइम्स। यानी कि कोई पर्सन अगर अपनी लाइफ टाइम में जो अल्टीमेट उसका गोल है, जो अचीव करना चाहता है, जिस तरह से वो एग्जिस्ट करना चाहता है, वो टर्मिनल वैल्यू होंगी। दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ वो सारे बिहेवियर हैं, सेट ऑफ बिहेवियर हैं, मोड ऑफ बिहेवियर हैं, जिनकी वजह से, जिनको यूज़ करके, जिनको फॉलो करके टर्मिनल वैल्यूज़ तक पहुंचा जाता है। जैसे कि कोई पर्सन है जो उसकी पोलाइट रहना चाहता है, ओबीडियंट रहना चाहता है, तो ये सब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं। इन सब करेक्टरिस्टिक्स को करके, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके वो टर्मिनल वैल्यूज़ जो उसकी होंगी, फाइनल जो गोल है उसको अचीव करना चाहता है। अब नॉर्म्स क्या होते हैं साथियों? नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉपर बिहेवियर एंड नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बिहेवियर। अब एक नॉर्म्स है यानी कि एक सेट नॉर्म्स जिसे हम कहते हैं कि, या कि उस तरह का बिहेवियर जो है वो डिज़ायरेबल है, यानी कि एक्सपेक्टेशन है कि आप उन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, उस तरह के बिहेवियर आप करेंगे। तो नॉर्म्स आर वे वेज एन इंडिविजुअल एक्सपेक्ट ऑल द पीपल टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। तो नॉर्म्स का मतलब है कि अगर एक सेट सिचुएशन, एक इस टाइप की सिचुएशन है, उसमें यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस तरह से वहाँ पर एक्ट करेंगे, आपके जो एक्शंस होंगे वो इस तरह से होने चाहिए एक पर्टिकुलर टाइप में। तो वही नॉर्म्स कहलाते हैं। दे आर इनकंसिस्टेंट बट यूनिवर्सल। नॉर्म्स आर नॉट पब्लिश्ड, therefore may not be obeyed and cannot be made obligatory except by sanctions of a group who use penalties as condemnation or exclusion। तो नॉर्म्स जो हैं जनरली पब्लिश नहीं होते, रिटन में नहीं होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ऑब्लिगेटरी हो, मोस्टली ऑब्लिगेटरी नहीं होते हैं।
और किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि उनको वो फॉलो करना ही करना है, एक्सेप्ट कुछ सिचुएशन है जहाँ पर अगर ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए तो उन पर पेनल्टीज़ लगेंगी। तो अगर ऐसा नहीं है तो उन केसेस में नॉर्म्स जो हैं जनरली ऑब्लिगेटरी नहीं होते हैं। नॉर्म्स आर इनफॉर्मल गाइडलाइंस अबाउट पर्टेनिंग टू बिहेवियर एंड एक्शंस। तो इनफॉर्मल गाइडलाइंस हैं जिससे कि बिहेवियर और एक्शंस के रिगार्डिंग विच आर कंसिडर्ड नॉर्मल, यानी कि जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉर्मल कंसीडर किया जाता है कि यानी कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इस तरह से पर्सन को एक्ट करना चाहिए नॉर्मली, तो उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। विच इज़ करेक्ट एंड इनकरेक्ट सोशल बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और सोशल यूनिट। तो नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल सोशल बिहेवियर माना जाता है नॉर्म्स को। अब बिलीव्स क्या होते हैं साथियों? बिलीव्स जो हैं इन द एथिकल कोड आर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट्स। जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, beliefs are criteria of intangible thought that does not necessarily evoke actions. It may stimulate or force certain pursuit in the environment that correspond with one to behave in a certain manner. तो बिलीव क्या है? एक इंटेंजिबल थॉट है जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक्शन को इन्वोक करें। वो स्टिमुलेट कर सकते हैं कोई सर्टेन फोर्स को, यानी कि किसी पर्सन को किसी एक सर्टेन वे में एक्ट करने के लिए कर सकते हैं इन द इन्वायरमेंट दैट करस्पॉन्ड विद वन टू बिहेव इन अ सर्टन मैनर। तो बिलीव्स जो हैं एक इंटेंजिबल थॉट्स हैं जो कि किसी पर्सन को किसी सर्टेन सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करेगा वो उसके लिए प्रोवोक कर सकते हैं। बिलीव्स आर अमंग्स द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सेंट्रल ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्ट एंड येट देयर इज लिटिल एग्रीमेंट एज टू व्हाट दे आर और हाउ दे शुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो बिलीव जो हैं काफ़ी पुराने प्रिमिटिव हैं और सेंट्रल ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्ट, जो हमारा माइंडसेट है उसके सेंटर में होते हैं, एंड येट उनमें एग्रीमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, काफ़ी कम एग्रीमेंट होता है कि उनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं साथियों? वैल्यूज़ हमने पढ़ा, अब इसमें कोर वैल्यू क्या होती हैं? द वैल्यू ऑफ अ वैल्यू, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर में है, जो वैल्यू है उनकी भी सेंटर में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कोर वैल्यूज़ करते हैं कहते हैं। कोर वैल्यूज़ आर द फंडामेंटल बिलीव ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। दीज गाइडिंग प्रिंसिपल डिक्टेट बिहेवियर एंड कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो ये कोर फंडामेंटल्स हैं, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें कोर वैल्यूज़ कहेंगे, जिसकी वजह से जो गाइडिंग प्रिंसिपल ये हैं जिससे जो डिक्टेट करते हैं किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं पीपल को कि वो राइट है, वो पर्टिकुलर एक्शन या रॉन्ग है। कोर वैल्यूज़ ऑल्सो हेल्प कंपनीज टू डिटरमाइन if they are on the right path and fulfilling their objectives by creating an unwavering guide। तो कोर वैल्यू जो है कंपनीज को भी ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करती हैं कि डिटरमाइन करने के लिए कि वो राइट पाथ पर हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के या नहीं है, और एक गाइड की तरह काम करती हैं उनको ताकि वो सही डायरेक्शन में चल सकें। अब जो कोर वैल्यूज़ कुछ एक लिस्ट की गई हैं जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें जो मोस्टली जो वैल्यूज़ फॉलो की जाती हैं, जो कोर वैल्यूज़ फॉलो की जाती हैं, उनके कुछ एग्जांपल हैं वो लिस्ट की गई हैं। अब इनमें है कस्टमर सर्विसेज, एम्प्लॉय केयर, क्वालिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं कोर वैल्यूज़, ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं, फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें इन सभी वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है एज अ कोर वैल्यू। अब मोरालिटी क्या होती है साथियों? मोरल्स आर वंस गाइडिंग प्रिंसिपल। Morals are those principles that have internalized automatic response to the situation. They are part of who we are, our unique personality। तो मोरल जो है किसी पर्सन की एक गाइडिंग प्रिंसिपल है और किसी सिचुएशन में वो किस तरह से एक्ट करेगा, यानी कि इंटरनलाइज्ड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स उसका किस तरह से आएगा अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है, तो वो मोरल है। और
दे आर पार्ट ऑफ हु वी आर, यानी कि हम कौन हैं और हमारी यूनिक जो पर्सनैलिटी है उसको शो करते हैं मॉरल्स। मॉरल स्टैंडर्ड्स आर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड एज चाइल्ड थ्रू फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। तो जो भी जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो अपने फैमिली से जो चीज़ें ग्रहण करता है, फ्रेंड्स से, सोशल इन्फ्लुएंसेस से, तो वो सभी उस तरह से मॉरल्स जो है इसी तरह से एब्जॉर्ब किसी पर्सन में होते हैं। डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। अलग अलग तरह के वैल्यू सिस्टम में अलग अलग तरह के मॉरल्स स्टैंडर्ड जो हैं वो इमर्ज करते हैं, विच पीपल एंड सोसाइटी होल्ड। तो जहाँ पर जिस तरह की वैल्यू सिस्टम जिस सोसाइटी में चलता होगा, वैसे ही उन जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर मॉरल स्टैंडर्ड भी उसी तरह के डेवलप होंगे। मॉरल स्टैंडर्ड्स इंक्लूड द नॉर्म्स वी हैव अबाउट काइंड्स ऑफ एक्शंस we believe are morally right and wrong, and also the values we place on the kind of objectives we believe are morally good or morally bad। तो मॉरल स्टैंडर्ड जो हैं वो इंक्लूड करते हैं उन नॉर्म्स को जिन एक्शंस को, जिन काइंड ऑफ एक्शंस जो हम मानते हैं कि मॉरली वो सही हैं या गलत हैं, और वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ को जिनको हम इस तरह से प्लेस करते हैं कि वो मॉरली गुड हैं या मॉरली बैड हैं। तो गुड या बैड जो है मॉरल स्टैंडर्ड को, उनको उस तरह से हम इसमें सेग्रीगेट करते हैं। अब पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं? इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम इज़ लाइक अ फिंगरप्रिंट। इट इज़ यूनिक इन केस ऑफ ईच इंडिविजुअल बिकॉज इट इज़ द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड टर्मिनल वैल्यूज़। तो इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम मतलब किसी पर्सन का वैल्यू सिस्टम। तो जैसे हर पर्सन के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही उसका वैल्यू सिस्टम भी अलग होगा और यूनिक होता है हर इंडिविजुअल के केस में, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और टर्मिनल वैल्यूज़ का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन when different business managers come across similar ethical dilemmas, their interception of the situation and responsive action may differ significantly। अब चूंकि पर्सनल वैल्यूज़ हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं, वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, इसीलिए जब ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर जो मैनेजर्स हैं, अलग अलग मैनेजर्स हैं, उनके सामने अगर सेम सिचुएशन अराइज होती है, तो ऐसा नहीं है वो सारे लोग सेम तरह से रिएक्ट करते हैं। उनके जो एक्शंस हैं वो एक पर्टिकुलर सिमिलर सिचुएशन में उनके एक्शंस जो हैं, एक इथिकल अगर कोई डिलेमा है तो उसको वो किस तरह से डील करेंगे, उस सिचुएशन में क्या एक्ट करेंगे, उनके एक्शंस जो है, रिस्पॉन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली अलग अलग हो सकता है। अब पर्सनल वैल्यूज़ जो हैं मेनली 5 पर्पस जो हैं वो उनको सर्व करती हैं। दे सर्व एज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। तो पर्सनल वैल्यूज़ के हिसाब से ही पर्सन का बिहेवियर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो डिसीजन मेकिंग में और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में पर्सनल वैल्यूज़ हेल्प करती हैं। दे अफेक्ट आवर थॉट एंड एक्शंस। तो थॉट्स और एक्शंस को इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं परसेप्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो परसेप्शन किसी एम्प्लॉय का कैसा होगा, मोटिवेशन लेवल उनका क्या होगा, उसको भी ये इफ़ेक्ट करती हैं। इट ऑल्सो हैज़ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो किसी पर्सन का बिहेवियर और एटीट्यूड किस तरह का रहेगा, पर्सनल वैल्यूज़ में का इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब पर्सनल एथिक्स क्या होते हैं? पर्सनल एथिक्स इज़ अ कैटेगरी ऑफ फिलॉसफी दैट डिटरमाइन व्हाट एन इंडिविजुअल बिलीव अबाउट मोरालिटी एंड राइट एंड रॉन्ग। तो जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स देखा था, बिजनेस एथिक्स देखा था, ऐसे ही पर्सनल एथिक्स भी होता है। और पर्सनल एथिक्स जो है एक फ़िलासफ़ी की वो कैटेगरी है, एथिक्स का वो पार्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल के बिलीफ सिस्टम को जानते हैं। इंडिविजुअल जो बिलीव करता है कि मोरालिटी क्या है और राइट और रॉन्ग, सही और गलत क्या है, उसको जानने का जो इंडिविजुअल का बिलीफ सिस्टम है उसको हम पर्सनल इथिक्स कहते हैं। दिस इज़ यूजुअली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस इथिक्स और लीगल इथिक्स। तो बिजनेस इथिक्स और लीगल इथिक्स से ये पर्सनल इथिक्स अलग होता है। दीज ब्रांचेस ऑफ इथिक्स कम फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट। तो ये जो हैं
इथिक्स जो हैं, पर्सनल इथिक्स, ये ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आते हैं, ये आउटसाइड गवर्नमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अब बिजनेस एथिक्स, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा था, बिजनेस एथिक्स रिफर टू इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू आर्ग्यूएबली कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। तो बिजनेस एथिक्स जो हैं रिफ़र करते हैं कि जो अगर कोई बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, उनको अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और प्रैक्टिस करना, जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना विद रिगार्ड टू आर्ग्यूएबली कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। यानी कि जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, उन केसेस में किस तरह से जो पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाएंगी वो बिजनेस एथिक्स का पार्ट होती हैं। सम इश्यूज दैट कम अप इन अ डिस्कशन ऑफ एथिक्स इंक्लूड कॉरपोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो एक्शंस हैं, इनके बारे में जब पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस जो हैं बनाई जाएंगी, क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, यानी कि आर्ग्यूएबली कंट्रोवर्शियल, जिनमें अलग अलग राय लोगों की हो सकती हैं, तो उन केसेस में जो इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी और प्रैक्टिसेस वो बिजनेस एथिक्स का पार्ट होंगी। अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। तो सिचुएशंस कई बार ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर कोई पर्सन है, उसके एथिक्स जो हैं, पर्सनल एथिक्स वो अलग हैं, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिजनेस एथिक्स अलग हैं। तो जहाँ पर इनमें टकराव होगा, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो उन केसेस में क्या होता है, इथिकल क्लैशेस और डिलेमास में अराइज इन सेवरल सिचुएशंस लाइक, कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं, द इंडिविजुअल इथिक्स में क्लैश विद द ग्रुप इथिक्स प्रिडोमिनेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई इंडिविजुअल है उसके इथिक्स अलग हैं, और ग्रुप इथिक्स जो प्रिडोमिनेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस इथिक्स जो है वो अलग तरह से है। The individual ethics of a single powerful person in the organization may be predominant in the organization. If that individual is ethical and works for good for all stakeholders, shareholders, it results in positive outcome. But if that person is unethical, it may result in negative impact on the organization. तो इंडिविजुअल इथिक्स, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो इतना पावरफुल है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई टॉप पोजीशन पे है, डायरेक्टर है, एमडी, सीईओ है, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो पोस्ट हैं वहाँ पर है, पॉलिसी मेकिंग में है, तो अगर वो पर्सन इतना पावरफुल है और उसके अगर एथिक्स, वो काफ़ी हद तक संभावना है कि उसके जो इंडिविजुअल एथिक्स हैं वो डोमिनेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर उसके एथिक्स अच्छे हैं, यानी कि वो शेयर होल्डर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनके बारे में अच्छा सोचता है, पॉजिटिव आउटकम, तो फिर वहाँ से पॉजिटिव आउटकम आएगा, सबके लिए अच्छा होगा। और दूसरी तरफ अगर वही पर्सन अनएथिकल हो जाता है, गलत सोचता है, शेयर होल्डर्स के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो उस केस में नेगेटिव इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा। इन सम केसेस एम्प्लॉई मे बी टॉट टू इग्नोर एन इशू विच ही और शी थिंक्स इज़ अनएथिकल। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉइज़ को ये कहा जाता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बताई जाती है, ऐसा हो तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन उनके जो पर्सनल जो इथिक्स हैं वो उनको इस चीज़ को अलाउ नहीं करते, क्योंकि पर्सनल इथिक्स उनके जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, और वो उनसे ये कहते हैं कि ये जो काम हो रहा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये गलत है, या इसके अगेंस्ट में आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में। अब इंडिविजुअल इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटीग्रिटी इज एक्सप्लेन्ड एज फर्म एडहेरेंस टू अ कोड ऑफ वैल्यू। तो एक वैल्यू, एक सेट स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ हमने अपने लिए डिसाइड की हैं उनको ऊपर एडहेयर करके रखना, एक पर्टिकुलर कोड ऑफ वैल्यूज़ को थाम के रखना, उनको पकड़ के रखना, एडहेयर करना, वही इंटीग्रिटी है। फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर अ बिजनेस, इंटीग्रिटी इज़ द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट और अनडिवाइडेड। तो इंटीग्रिटी का मतलब है इंडिविजुअल या बिजनेस के लिए कि स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट और अनडिवाइडेड, यानी कि कंप्लीट रहें, अनडिवाइडेड रहें। इट मीन्स बीइंग ट्रू टू आवर वैल्यू एंड आवर सेल्फ एंड ऑल्सो कीपिंग आवर कमिटमेंट नॉट ओनली टुवर्ड्स अदर्स बट टू आवर सेल्फ टू।
इसका मतलब है कि हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति जो हैं वो सच्चे रहें, और जो भी कमिटमेंट्स हैं आपके अपनी तरफ या दूसरों की तरफ, उनको फुलफिल करें। In the individual value set, integrity is the core value which makes an individual complete और undivided। तो इंडिविजुअल जो वैल्यू सेट हैं उनमें इंटीग्रिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू है जो कि इंडिविजुअल को कंप्लीट या अनडिवाइडेड करती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज अ मोरल, लीगल और मेंटल अकाउंटेबिलिटी। तो जो पर्सन की अकाउंटेबिलिटी होगी, किस तरह की अकाउंटेबिलिटी? मॉरल, लीगल या मेंटल अकाउंटेबिलिटी। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है इनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग एन ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ आवर पर्सनल सिचुएशंस। तो अपनी किसी पर्सन की जो पर्सनल सिचुएशंस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी लेना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Therefore, individual responsibility is the commitment one makes to himself for being an agent in the world, that is the cause of who we are and what we have। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा कमिटमेंट है जो कोई पर्सन अपने आप से करता है कि मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, और ये कमिटमेंट जो है वो खुद से किया जाता है फॉर बीइंग एन एजेंट इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में आए हो तो आपकी जिम्मेदारी जो है, एटलीस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। और इसको सिंपल में कहें तो द कॉज ऑफ हु वी आर एंड व्हाट वी हैव, यानी कि हम कौन हैं, वो पर्सन जो है वो कौन है और क्या है उसके पास। तो इस चीज़ को समझ के और जो इंडिविजुअल कमिटमेंट जो करता है उसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब इथिकल रीजनिंग और रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन क्या है? इथिकल रीजनिंग एक प्रोसेस है रिकॉग्नाइजिंग which decisions require ethical reasoning is the process recognizing which decision require ethical judgment, determining potential reasonable cause of action, finding support for potential course of action and then selecting the course of action best supported। तो इथिकल रीजनिंग, जैसे हम रीजनिंग में आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है और सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है किस तरह से क्या। तो ऐसे ही इथिकल रीजन में हम क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कोई सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर एक प्रोसेस है जिसको रिकॉग्नाइज करना है, तो कोई पजल है उसको सॉल्व करना है, यानी कि इथिकल कोई पजल, डिलेमा, कोई सिचुएशन ऐसी है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो वही इथिकल रीजनिंग है। अब इसमें 4 ये स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं: इथिकल जजमेंट, डिटरमाइनिंग पोटेंशियल रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है उस केस में, फाइंडिंग सपोर्ट फॉर पोटेंशियल, यानी कि उस सपोर्ट फाइंड करना कि उस कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए क्या सपोर्ट हमें चाहिए होगी, और उसके बाद में फाइनली उस जो बेस्ट सपोर्टेड जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको करना। तो इसका जनरल जो पर्पज़ है, फर्स्टली एन इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू डिटरमाइन द इथिकल गोल और एन ऑब्जेक्टिव दैट ही और शी इज़ ट्राइंग टू अचीव। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल को ये ट्राई करता है कि इथिकल गोल क्या है उसका और ऑब्जेक्टिव जिसको वो अचीव करना चाहता है। सेकंड है कि वो क्वेश्चन रेज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन द की इथिकल क्वेश्चन पर्सन इज ट्राइंग टू आंसर, that is identification of the issue he or she facing, and then formulating key ethical questions embedded in the issues keeping in mind the relevant point of views। तो सबसे पहले आपने एक एथिकल गोल डिसाइड किया, उसके बाद में क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है उस क्वेश्चन को डिटरमाइन किया। नेक्स्ट है यूज इंफॉर्मेशन, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन जो है आपके पास उन सबको कलेक्ट कर लिया। इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट, वन मस्ट आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट ऑल द डेटा एंड फैक्ट विच विल इनेबल अ पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एविडेंस और ऑब्जर्वेशंस रिलेवेंट टू अदर्स। इंडिविजुअल्स ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सुटेबल रीजन्स। तो इंफॉर्मेशन गैदर की, उसको यूज़ किया, utilizing concept, the key ethical concept and principle that would assist in developing a thought process, identification of ethical definitions, theories, models that is applicable for
रीजनिंग थ्रू द इशू। तो जो कॉन्सेप्ट हैं इथिकल कॉन्सेप्ट, रीजनिंग एंड डेफिनेशन, थ्योरी हैं, उनको यूज़ करना। और नेक्स्ट है मेकिंग मेक्स अजम्पशन। द मेन अजम्पशंस आर प्री सपोजिशंस used in reasoning in the ethical issue. Assumptions should also be justified for reasoning. Assumptions must also be evaluated from the perspective of understanding the ethical issue along with available alternative. तो एजम्पशन जो है प्री सपोजिशंस होते हैं जो कि रीजनिंग में यूज़ किए जाते हैं एथिकल में। साथ ही एजम्पशन शुड ऑल्सो बी जस्टिफाइड फॉर रीजनिंग, तो ये जस्टिफाइड होने चाहिए। और assumptions must also be evaluated from perspective of understanding the ethical issue। तो assumptions को evaluate भी करना ज़रूरी है। तो ये सारे जो हैं प्रोसेसेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है। अब इथिकल डिलेमा हैं, उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। एंड इथिकल डिलेमा, जिसको हम इथिकल पैराडॉक्स या मॉरल डिलेमा भी कह सकते हैं, इज़ अ प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिटवीन टू पॉसिबल ऑप्शंस, नीदर ऑफ देम विच इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल फ्रॉम एन इथिकल परस्पेक्टिव। तो इथिकल डिलेमा कहाँ अराइज होता है, जहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है सही या गलत का, या सही और सही में से चुनने का, या फिर गलत और गलत में से चुनने का। यानी कि एक सिचुएशन ऐसी है, दो कोर्स ऑफ एक्शन है, दोनों में से कोई भी परफेक्टली सही या परफेक्टली गलत नहीं है, दोनों ही पार्शियली ठीक हैं या पार्शियली गलत हैं। तो वहाँ पर उन सिचुएशंस को हम इथिकल डिलेमास कहते हैं। इथिकल डिलेमा जो है एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज होते हैं दैट कैन नॉट बी ईजिली रिजॉल्व, आसानी से उन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। देयरफॉर द एबिलिटी टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर इथिकल डिलेमा इज़ क्रिटिकल टू एवरीवन। इसीलिए उनके लिए जो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना वो क्रिटिकल हो जाता है। एवरी पर्सन कैन encounter an ethical dilemma in almost every aspect of their life, including personal, social and professional। तो कोई भी पर्सन है वो इथिकल डिलेमा किसी भी अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में फाइंड कर सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। अक्सर लोग इथिकल डिलेमास को फेस करते हैं। और इथिकल डिलेमा कहाँ एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट व्हेन वन इज फेस्ड विद हैविंग अ मेकिंग चॉइस अमंग फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, सिग्निफिकेंट वैल्यू कन्फ्लिक्टिंग अमंग डिफरिंग इंटरेस्ट, रियल अल्टरनेटिव्स दैट इज इक्वली जस्टिफाइबल। यानी कि कोई वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कन्फ्लिक्ट कर रही हैं आपस में, अल्टरनेटिव्स ऐसे हैं जो इक्वली जस्टिफिएबल हैं, यानी कि जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो ऑप्शन हैं उस सिचुएशन में वो इक्वली जस्टिफिएबल, यानी कि दोनों ही के पक्ष में अपने अपने तर्क हैं। सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंसेज ऑन स्टेक होल्डर इन द सिचुएशन, और जो भी आप एक्शन उस सिचुएशन में लेंगे उनसे जो स्टेक होल्डर हैं उनके ऊपर सिग्निफिकेंटली असर करेगा, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पर्सन के लिए। तो इन सब सिचुएशन को जब डील किया जाता है तो वो एक्चुअली इथिकल डिलेमा उन सिचुएशंस को कहा जाता है। अब इनको रिजॉल्व किया कैसे किया? रिजॉल्विंग डिलेमाज, स्टेप्स फॉर डीलिंग विद एथिकल डिलेमाज आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो ये है कि एक्नॉलेज किया जाए कि वहाँ पर एक मॉरल इशू है, यानी कोई सिचुएशन है उसको पहले तो आप एक्नॉलेज करो कि हाँ वहाँ पर एक मॉरल इशू है। असर्टेन द पीपल हु विल बी इफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑल्सो डिटरमाइन योर रोल। तो पहले उन पर्सन को डिटरमाइन करो कितने लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं और आपका उसमें रोल क्या हो सकता है। Gather the fact about the sequence of the occurrence of event, because the more fact we know we can better comprehend the situation। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसमें दे रखा है किस तरह से डिलेमास को रिजॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले है कि आप जानें, एक्नॉलेज करें कि एक मॉरल इशू है। सेकंड है कि आप ये जानें कितने लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं और आपका इस सिचुएशन में क्या रोल हो सकता है। थर्ड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फैक्ट गैदर करें ताकि एक बेहतर डिसीजन ले सके। असर्टेन योर टेस्ट फॉर राइट वर्सेस रॉन्ग। हाउ वुड यू डिफाइन द प्रॉब्लम इफ़ यू वर टू स्टैंड ऑन अदर साइड ऑफ द फेंस। अपने आप को जब आप डिसीजन लें तो अपने आप को टेस्ट करें, राइट वर्सेस रॉन्ग, यानी कि सही और गलत क्या है। और अगर आप टेबल के दूसरे साइड होते, दूसरे पक्ष में होते, तब उस समय आपके लिए राइट और रॉन्ग क्या होता, उसको दूसरे की प्लेस पे अपने आप को रखकर चीज़ों को, सिचुएशन को एनालाइज करें।
ascertain the test of for right versus right theory, for example trust versus लॉयल्टी, जस्टिस वर्सेस मर्सी। तो जो इस तरह की सिचुएशन होंगी जहाँ पर दोनों राइट हैं, या फिर ट्रस्ट वर्सेस लॉयल्टी का इशू आ रहा है, जस्टिस देने की बात है और दूसरी तरफ मर्सी है, तो इनको अच्छे से एनालाइज कर सर्टेन करें। अप्लाई द रेजोल्यूशन प्रिंसिपल, वर्क थ्रू ऑल थ्री अप्रोचेस टू रिजॉल्व द डिलेमा। तो जो भी अप्रोचेस हैं उनको यूज़ करें अप्लाई करने में, ताकि उस डिलेमा को ख़त्म किया जा सके। थिंकिंग बेस्ड ऑन एंड डू वट एवर प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, यानी कि जो कुछ ऐसी चीज़ें, जो ऐसा डिसीजन लिया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा, ग्रेटेस्ट गुड फॉर मैक्सिमम पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप दे सकें। रूल बेस्ड थिंकिंग हो, यानी कि फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली। कोर बेस्ड थिंकिंग हो सकती है, यानी ट्रीट अदर्स विद लव एंड कंपैशन, डू टू अदर्स व्हाट यू वुड लाइक द डू टू यू, दे डू टू यू, यानी कि दूसरों के साथ उसी तरह से बिहेव करें, उसी तरह से एक्ट करें जैसा कि आप अपने से आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। योर अप्रोच मस्ट लुक रीजनेबल एंड परसुएसिव। तो अप्रोच जो है आपकी रीजनेबल होनी चाहिए और परसुएसिव होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट करें कि इसमें कोई थर्ड वे आउट है क्या सिचुएशन में। मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन। इतना सब करने के बाद में फिर आप डिसीजन लें और उस पर एक्ट करें। रीविजिट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द डिसीजन, और एक बार डिसीजन लेने के बाद में आप उसके क्या उसका रिस्पॉन्स आ रहा है उसको रिविजिट करें और रिफ्लेक्ट करें कि आपके डिसीजन से क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। Framework for ethical decision making. Making good ethical decision requires a trained sensitivity to ethical issues and a practiced method for exploring the ethical aspect of a decision and weighing the considerations that should impact our choice of a course of action. तो कोई good ethical decision लेने के लिए trained sensitivity होनी चाहिए एथिकल इश्यूज़ के तरफ, और प्रैक्टिस्ड मेथड फॉर एक्सप्लोरिंग द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन। जो भी एथिकल एस्पेक्ट हैं उस डिसीजन के, उनके बारे में एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। वेइंग द कंसिडरेशंस, और जो कंसिडरेशंस हैं उनको माप तोल के, यानी कि जो चॉइसेस हैं उसी हिसाब से हमें कंसिडरेशन दैट शुड इम्पैक्ट आवर चॉइसेस ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि नाप तोल कर अपने एक्शंस लेने हैं। हैविंग अ मेथड फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग इज़ एसेंशियल। When practiced regularly, the method becomes so familiar that we work through it automatically without consulting the specific steps. यानी कि एक इथिकल मेकिंग मेथड जो है, इथिकल डिसीजन मेकिंग मेथड जो है वो एसेंशियल है, और उसको अगर रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाता है तो इस तरह से हमारे बिहेवियर में इनकलकेट हो जाता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, एथिकल डिलेमास आते हैं, तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली डिसीजन ले लेते हैं विदाउट कंसल्टिंग द स्पेसिफिक स्टेप्स, यानी कि अलग अलग स्टेप्स को ध्यान रखते हुए बिना भी हम उसी प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं, यानी कि वो हमारे एक्शंस में अपने आप ही डे टू डे जो वर्क एक्शंस हैं उनमें आ जाता है। Ethical decision making has involved weighing of 4 factors as under। तो इथिकल डिसीजन मेकिंग में 4 फैक्टर्स जो हैं उनको वे किया जाता है, जो हैं डिज़ायर्ड आउटकम ऑफ अ डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसका डिज़ायर्ड आउटकम हो। द मीन्स यूज टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम, जो मीन्स आपने यूज़ किया है डिज़ायर्ड आउटकम के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट के साथ। द मोटिवेशन बिहाइंड द डिसीजन, जो डिसीजन लिया गया है उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, यानी कि कोई अच्छा मोटिव है आपका, और मोटिवेशन। द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन, और जो डिसीजन लिया है उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर, यानी कि जो जनरल पब्लिक है या जो उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस डिसीजन से जो प्रभावित होने वाले हैं उनके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये चारों जो हैं फैक्टर हैं, ये इनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था, और जैसे कि आपने देखा ये काफ़ी डिफरेंट है एथिक्स जो है अपने जो नॉर्मल बैंकिंग टॉपिक्स हैं उनसे, और एक
स्टोरी टाइप की है, इसमें आपको वर्ड टू वर्ड सारा कुछ याद नहीं करके रखना है। इसको एक दो बार जब आप वीडियोस देख लीजिए, दो बार तीन बार, और काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएंगी। और जब आपके सामने जब इथिक्स के इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप काफ़ी आसानी से अपना थोड़ा सोच कर, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, कॉमन सेंस यूज़ कर कर उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें वर्ड टू वर्ड आप याद करने की कोशिश करेंगे, वो शायद पॉसिबल नहीं है, तो बेटर है आप दो बार तीन बार इनको वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिए और थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कीजिए। तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।